हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली 5.3 आपके चल रही थी उसका क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने कर लिए थे। हमने क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 14 तक बढ़िया तरीके से किए थे, 10 से लेकर, है ना। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो होगी आपके क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। इतने कोई खास क्वेश्चन नहीं है, चैप्टर को खत्म कर रहे हैं। एज ए टीचर मेरा फर्ज बन रहा करवाने का। बाकी किसी भी बोर्ड से हो जो क्वेश्चन आने लायक है ना, वो केवल और क्वेश्चन जो आने लायक है वो है आपके क्वेश्चन नंबर 14 तक। तो आप कहीं सर क्वेश्चन आपने लिखा है, तो क्वेश्चन तो आपके सामने लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ूंगा क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेज दे रखी है। मेरा तो पूरा बोर्ड ही भर जाएगा लिखने के लिए, पूरा बोर्ड ही भर जाएगा। तो आप एक बार अपने क्वेश्चंस को पढ़ें, 15 नंबर को। मैं पूरा आपको समझाता हूँ क्या दिया हुआ है। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। सपोज यार किसी ठेकेदार ने कोई काम लिया और बोल दिया कि मुझे 6 महीने के अंदर काम चाहिए, और ठेकेदार से 6 महीने के अंदर काम हुआ नहीं, तो उसको ये बोला गया अगर 6 महीने के अंदर काम नहीं हुआ तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। पहले दिन के लिए 200 रुपये, अगर आप एक दिन लेट हुए तो आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। फिर आप दूसरे दिन और लेट हो गए तो 250 रुपये देने पड़ेंगे, मतलब आपको 50 रुपये और बढ़ जाएंगे। फिर तीसरे दिन आपको 300 रुपये इत्यादि देने पड़ेंगे। मतलब उत्तरोत्तर जो वृद्धि हो रही है ना, जो एपी बन रही है वो ये बन रही है साहब, एपी बराबर पहले दिन आपको देने पड़ेंगे 200 रुपये, फिर प्लस, फिर आगे आपको जुर्माने के रूप में देने पड़ेंगे 250 रुपये, फिर आपको जुर्माने के रूप में देने पड़ेंगे 300 रुपये। ऐसे ऐसे करके ये जुर्माना बढ़ता ही जाएगा जब तक काम पूरा नहीं होगा। बिल्कुल बेसिक से सवाल है, आप समझे, मैं पूरा समझा दूंगा आपको। ठीक है, आप सवाल पढ़ें। एक कोई विलंब से कार्य करने के लिए जुर्माना लगाया गया, पहले दिन का 250 रुपये, 200 रुपये, फिर 250 रुपये, फिर 300 रुपये जुर्माना जुड़ेगा। और लास्ट में बोला गया है अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का मतलब होता है जस्ट आगे वाला दिन। उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है, ठीक पहले वाले से 50 रुपये अधिक हो रहा है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, टोटल कितने पैसे दिन आपको देने पड़ेंगे यदि वो जुर्माना कितने दिन तक चला हो, प्लस 30 दिन तक। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपके सामने एक एपी बन गई है, जिसका एपी का प्रथम पद मौजूद है, इसका सार व्यंतर मौजूद है, पदों की संख्या मौजूद है, और कुल राशि निकालने का मतलब होता है हमेशा योग निकालना। आपको सारे के सारे सवाल जितने भी है सबके अंदर योग ही निकालना। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहां से अगर बात करेंगे इसके प्रथम पद की, किसकी बात करेंगे, प्रथम पद ए बराबर, तो वो तो हो जाएगा 200 बिल्कुल। बात करेंगे इसके सार व अंतर की, सार व अंतर डी बराबर, सूत्र क्या होता है, A2 - A1 बिल्कुल। डी बराबर A2 कितना 250 माइनस A1 कितना है 200, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 50। पहली बात तो ये एपी समझ में आई नहीं, एपी समझ में आ गई, सवाल वैसे भी हो गया पूरा। ये तो 13वां 14वां सवाल बन गया वापस, ये हो गया। और पदों की संख्या 30 दिनों तक आपको कहा विलंब शुल्क अगर हो गया देना पड़ेगा आपको। पदों की संख्या n बराबर 30। चलिए सर, चूंकि SN बराबर n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी, योग ही करना है क्योंकि कुल धनराशि निकालने का मतलब तो कितना विलंब शुल्क देना पड़ेगा, तो SN ही निकलता है, हमेशा ध्यान रखना। और S भी मुझे कितने दिनों का देना पड़ेगा योग, वो भी देना पड़ेगा 30 दिनों का, तो S 30 बराबर 30/2 बिल्कुल। तो 2 गुणा A का मान कितना है, A का मान है आपके पास 200 प्लस N का मान है 30 माइनस 1 और D का मान है साहब 50। कोई समस्या यहां तक है नहीं, बिल्कुल साहब। तो आप लिखेंगे S 30 बराबर, क्या लिखेंगे, S 30 बराबर आपके सामने आएगा 30/2 का मतलब तो 15 हो जाएगा, इसका इससे गुणा कितना हो जाएगा 400 प्लस का, इसमें से ये जाएगा 29 बचेगा और गुणा में है 50, तो यहां से S 30 बराबर 15 और ये बच जाएगा 400 प्लस इसका इससे गुणा, 9 को 0 से गुणा करो 0, 9 को 5 से गुणा करोगे 45, हासिल कितने गए 4, 4 को 5 को 2 से गुणा करो 10, 10 और 4 हो गए 14, 1450 बिल्कुल सर। तो S 30 बराबर 15 गुणा, ये जोड़ने पर क्या आ जाएगा 1850, तो S 30 बराबर गुणा करोगे 15 को 0 से गुणा करोगे 0, 15 को 5 से गुणा करोगे 75, हासिल कितने गए 7,
15 को 8 से गुणा करते हो तो 120, 120 और 7 127, हासिल गए 12। 15 को 1 से गुणा करो 15 और 12 कितना हो जाएगा 27। तो उत्तर आ जाएगा आपके पास 27,750। अतः ठेकेदार को 30 दिनों का विलंब शुल्क 27,750 रुपए देने होंगे। आप बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज फील आएगी कि मैंने सामने आपको बिना क्वेश्चंस लिखवाए भी आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश की। अरे सवाल इसीलिए नहीं लिख रहा हूँ साहब, हर प्रश्नावली में लिखे। अभी तक 5 चैप्टर जितने भी करवाए हैं ना, एक एक सवाल बोर्ड पे लिखा है। आपके लिए काम कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं? हमें तो कोई पढ़ना है नहीं, आपको ही पढ़ा रहे हैं ना, इसीलिए। तो एक सवाल दिया गया तो 200 रुपये 250 रुपये पढ़ते 30 दिनों तक, बाकी एपी बन गई। कुल धनराशि का मतलब योग ही ज्ञात करना होता है, तो SN ज्ञात करना, गुणा भाग है 27,750, उत्तर आ गए। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को बात समझ में आई होगी। उत्तरमाला भी मैं आपके चेक कर ही लेता हूँ एक बार, कोई ज़्यादा मुझे नहीं लगेगा कि कोई गलत तो आता ही नहीं। वैसे भी 27,750 बिल्कुल कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की। तो क्वेश्चन समझ में आया नहीं है? क्वेश्चन मैंने पढ़ा आपके सामने, और किताब है आपके पास, किताब तो है ना सबके पास, बिल्कुल बिना किताब तो वैसे काम होगा भाई नहीं। ठीक है, सारे एग्जाम्पल भी लिखे हैं मैंने, क्वेश्चंस भी लिखे हैं। ये नहीं लिख रहा हूँ, मेरे को इतने खास लगते नहीं, एज ए क्लास बढ़ना ना टीचर, तो मैं बना रहा हूँ आपके लिए क्लास। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से ये क्वेश्चंस करो। अभी 5 और करने, 16 से लेकर 20 तक, और बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक से, एकदम बेसिक से क्वेश्चन आए। तो बढ़िया तरीके से एक बार आप ये करो। अगली स्लाइड में करवाता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी आपके सामने है, एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, आप साथ साथ पढ़ते रहें। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। मतलब आपने अपने एकेडमिक के अंदर कोई परफॉर्मेंस किया है, और पूरी साल में कोचिंग के हिसाब से या अपने स्कूल के हिसाब से आपको 7 बच्चों को क्या दिया जाएगा? 700 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। अब ऐसा तो होगा नहीं 7 बच्चों को हर बच्चे को 100 रुपये दे दिया जाए, ऐसा नहीं, क्योंकि प्रथम स्थान पर आएगा उसको ज़्यादा प्राइज मिलेगा, दूसरे स्थान पर आएगा उसको कम मिलेगा, तीसरे स्थान, ऐसे कम प्राइज मिलता जाएगा, क्योंकि पहले वाले को सबसे ज़्यादा मिलेगा और लास्ट वाले को थोड़ा सा कम मिलेगा, सबसे ज़्यादा कम मिलेगा। ठीक है, और आगे क्या बोला है? यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। आपको ये बताना है कि प्रत्येक विद्यार्थी को कितना कितना पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, पहली बात तो मैं 7 पुरस्कार आपके लिए मान लेता हूं। आप लिखेंगे माना, 7 पुरस्कार बराबर, हम 7 पुरस्कार मान लेते हैं। हमारे पास एपी होती है तो एपी के 7 पुरस्कार मानेंगे। एक तो ए मानेंगे, ए के बाद A2 आता है, फिर A3, फिर A4, फिर A5, फिर A6। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, और फिर मान लेंगे A7। ये हमने क्या कर दिया साहब? अपनी मन मर्जी से हमने 7 पुरस्कार मान लिए। अब आप थोड़ा सा एक समझना, सपोज दैट प्रथम स्थान पर जो व्यक्ति आया, क्योंकि ये तो देखो प्रथम स्थान को मिल रहा है ना भाई, प्रथम स्थान को कौन सा पुरस्कार मिल रहा है? A पुरस्कार मिल रहा है। दूसरे वाले को कौन सा मिल रहा है? A2। तीसरे स्थान वाले को A3, चौथे स्थान वाले को A4, पांचवें स्थान वाले को A5, छठे स्थान वाले को A6 और 7वें स्थान वाले को 7। ये 7 पुरस्कार मिल रहे हैं। तो बात बताओ, पहले वाले पुरस्कार पहले वाले को ज्यादा मिलेगा, दूसरे वाले को कम मिलेगा। सबसे ज्यादा किसको मिलेगा? पहले वाले। सपोज दैट मान लिया कि सबसे पहले वाले व्यक्ति को 140 रुपए दे दी, हमने रैंडम ऐसे ही मान लिया, प्रथम स्थान पर आया, इसको दे दिए 40। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हर दूसरे व्यक्ति को जो पुरस्कार मिलेगा ना, वो 20 रुपए का गैप रख के करना है। तो पहले वाले व्यक्ति को 140 रुपए मिला है, तो दूसरे वाले व्यक्ति को कितना मिलेगा? 120 रुपए। तीसरे वाले व्यक्ति को कितना मिलेगा? 100 रुपए। और चौथे वाले व्यक्ति को कितना मिलेगा? 80 रुपए। ऐसे ही तो लाइन चलती जाएगी। आप सोचें थोड़ा सा, ये तो दिमाग हो गया ना, क्योंकि हमने चलो 7 पुरस्कार के लिए 700 राशि रखी गई, कुल धन राशि इन 7 लोगों को मिलाकर कितने रुपए देने? 700 देने। लेकिन वो कह रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। जो प्रत्येक पुरस्कार है ना, जिस व्यक्ति को जो पुरस्कार दिया जाएगा, अगला पुरस्कार अपने ठीक वाले से 20 रुपए कम देने पड़े। मतलब अगर मैंने पहले वाले व्यक्ति को 140 रुपए दे दिए, या 200 रुपए दे दिया, 250 रुपए, जितना भी दे दिया, उससे मुझे दूसरे वाले व्यक्ति को देने के लिए 20 रुपए हर बार कम करना पड़ेगा। और ये आपको पता है
कि अगर यहाँ पर आपके पास -20 का गैप है, 20-20 रुपये कम ही तो हो रहे हैं, इधर -20 का गैप है, इधर -20 का गैप है, इन चीज़ों को हमने सार्वय अंतर नहीं बोला था क्या? और सार्वय अंतर की जरूरत पड़ती है क्या? ये सार्वय अंतर नहीं कहलाएगा क्या? मुझे तो आप इस बात से एग्री हो या नहीं हो ये बताओ, क्या ये बात आपको बढ़िया लगी या नहीं लगी? बिल्कुल। तो मैं मिटा दूं इसको, और हमारे पास सार्वय अंतर वो -20 आपको दे रखा है। चलिए सर, तो आपको दे रखा है सार्वय अंतर d बराबर -20। कम का मतलब होता है -20, अधिक का कहता है तो बढ़ते जाते। ठीक है सर, अब आपको 7 पुरस्कारों की राशि दे रखी है। 7 पुरस्कारों की कुल धनराशि, 7 पुरस्कारों की कुल राशि कितनी है? 700 रुपये। 7 लोगों को 700 रुपये देने, तो कुल धनराशि किन पुरस्कारों को देनी? इन पुरस्कारों को देनी है। तो ए को देनी है, धनराशि का मतलब प्लस होता है, फिर A2, फिर A3, फिर A4, फिर A5, फिर A6, फिर A7। इन 7 लोगों को मिलाकर मुझे टोटल जो रुपए देने पड़ेंगे 700, ना 700 रुपये से कम है ना 700 रुपये से ज़्यादा धनराशि। थोड़ा सा अगर इनका मतलब समझें तो A का मतलब तो A ही होता है, बस इस A2 का मतलब AP में A प्लस D होता है, ये बात तो कन्फर्म है। A3 का मतलब होता है A प्लस का 2D, A4 का मतलब होता है A प्लस का 3D, A5 का मतलब होता है A प्लस का 4D, A6 का मतलब होता है A प्लस का 5D, और A7 का मतलब होता है A प्लस का 6D बराबर 700। मुझे अगर इस A का मान मिल जाए, मुझे अगर प्रथम पुरस्कार मिल जाए, कौन सा पुरस्कार मिल जाए? प्रथम पुरस्कार मिल जाए, तो फिर तो मुझे 20-20 रुपये कम करते जाने, उत्तर भी आ जाएगा। A का मान चाहिए, तो A का मान चाहिए तो D का मान होना चाहिए, और D का मान है। और ये बात आपको समझ में आई या नहीं मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इस चीज को मैंने ये लिखा, ये जो चीज है वो ये लिखी गई, सबको पता होता है A2 का मतलब A प्लस D होता है। ये जो चीज लिखी गई वो ये है, A3 का मतलब A प्लस 2D होता है। ये जो लिखा गया वो ये है, A4 का मतलब A प्लस 3D होता है। ये जो लिखा गया वो A प्लस 4D है, 5 का मतलब, 6 का मतलब होता है A प्लस का 5D, और A प्लस 6D का मतलब होता है 7वां पद। ये सारे आपके सामने मैंने लिख दी, और अगर इनको अब हम जोड़ेंगे तो देखो A 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, तो ये तो आ जाएगा 7A प्लस का D कितनी बार? देखो D और 2D 3D, 3 और 3D हो गया 6D, 6D और 4D हो गया 10D, 15D, और ये हो गया 21D। 21D बराबर में चल रहा है 700। अगर यहां से बात करूंगा 7A प्लस का 21 गुणा D का मान है माइनस का 20, ये रहा, बराबर हो गया 700। तो 7A प्लस माइनस क्या होता है? -21 को 2 से गुणा करोगे तो 420 आ जाएगा, और बराबर में हो जाएगा 700। तो यहाँ से 7A बराबर ये हो गया 700, माइनस का 420 उधर गया, प्लस का 420, तो यहाँ से 7A बराबर ये हो जाएगा 1120। कितना हो जाएगा? 1120। तो A का मान आ जाएगा 1120 बटा में कितना? 7। तो A का मान 7 का भाग 112 में 16 बार जाता है, मतलब A का मान कितना आ गया? 160। क्या ख्याल है आप लोगों का? यहाँ तक बोलो सर। एक बेसिक सी कैलकुलेशन के 7 पुरस्कारों को मुझे कितने रुपए देने? 700 रुपए देने। तो सबको जोड़ूंगा, A2 का मतलब A प्लस D, A3 का मतलब A प्लस 2D, A4 का मतलब A प्लस 3D, 5 का मतलब A प्लस 4D, 6 का मतलब A प्लस 5D, 7 का मतलब ये करके, और D की वैल्यू रखी A आगे। अगर प्रथम पुरस्कार आ गया अब तो 20-20 रुपए कम कर लें। आप लिखेंगे अतः 7 पुरस्कार, अतः 7 पुरस्कार। पहले वाले को 160 रुपए मिलेंगे, अब 20-20 रुपए कम करते जाओ। दूसरे वाले व्यक्ति को 140 रुपए मिलेंगे, तीसरे वाले व्यक्ति को 120 रुपए मिलेंगे, चौथे वाले व्यक्ति को 100 रुपए मिलेंगे, पांचवें वाले व्यक्ति को 80 रुपए मिलेंगे, छठे वाले व्यक्ति को 60 रुपए मिलेंगे, और लास्ट वाले व्यक्ति को
40 रुपये मिले। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 20 रुपये कम करना है और जोड़ के देख लो राशि भी 700 बन जाएगी। बताऊं कैसे? देखो 160 और 140 300 होता है, 300 और 120 420, 420 और 100 520, 520 और 80 600, 660 और 660 में 40 जोड़ोगे 700। आप देख लो सवाल। और ये सवाल अगर इन सवालों में बात करें ना, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं जो 6 सवाल आपको आज करवा रहा हूं ना, बिना कोई सवाल लिखे सीधा किताब में से पढ़ा के, उसमें सबसे बढ़िया सवाल ये, सबसे शानदार पॉपुलर बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस। बताओ साहब समझ में आया नहीं आया ये बताओ। ये डी समझना बहुत जरूरी था। प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक 20 रुपये कम है, देख लो इससे ये कम, इससे ये 20 रुपये कम, ये इससे 20 रुपये कम, ये इससे 20 रुपये कम, और इसमें से ऐसे घटाते हो तो डी आता है 2 - 7 करने से। बात समझ में आई या नहीं? बेसिक सवाल है, बिल्कुल बेसिक सवाल, एकदम बेसिक से सवाल आ गए आपके साथ। कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की, पक्की बात है ना, पक्का समझ लो। आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल। तो ये हमने कर दिया 100 का बढ़िया तरीके से। 7 पुरस्कार मान लिए थे, सातों को जोड़ के 700 लिख दिया, और ए का मान 160 आ गया। और ए एक्चुअल में प्रथम पुरस्कार है, प्रथम पुरस्कार आ गया फिर तो 20 रुपये कम करते जाओ, उत्तर आ जाए। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को क्वेश्चन नंबर 16 बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करें। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए एक स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। कोई स्कूल है, स्कूल के विद्यार्थी हैं, कक्षा 1 से लेकर 12 तक के कोई विद्यार्थी हैं। उन्होंने अपने स्कूल में वायु प्रदूषण को, मतलब पूरे ब्रह्मांड के अंदर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, अपने आसपास की जगह को वायु प्रदूषण कम करने के लिए पेड़ लगाने के बारे में सोचा। और वो सोच रहे हैं हम स्कूल के अंदर भी पेड़ लगाएं और स्कूल के बाहर भी पेड़ लगाएं। चलिए सब, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। अपनी कक्षा की संख्या के बराबर मतलब अगर 10वीं क्लास है सपोज दैट, तो 10 पेड़ लगाएगी। 5वीं क्लास है तो 5 पेड़ लगाएगी। लेकिन अगर सपोज अनुभाग का मतलब होता है सेक्शन, अनुभाग का मतलब क्या होता है? सेक्शन होता है। अब सपोज अगर 10वीं क्लास के अंदर 2 सेक्शन हो गए, तो 10वीं क्लास वाले 10 पेड़ लगाएंगे या 20 लगाएंगे? 20 लगाएंगे ना। सेक्शन ए 10 लगाएगा, सेक्शन बी 10 लगाएगा, तो टोटल 10वीं कक्षा मिलकर 20 पेड़ लगाएगी या नहीं लगाएगी? 5वीं कक्षा वाले 10, 6 क्लास वाले 12, क्योंकि सेक्शन ए 6 क्लास का 6 लगाएगा और 6 क्लास का सेक्शन बी भी 6 लगाएगा। 6 और 6 कितने हो गए? 12। अब देखते हैं कितने अनुभाग है। यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या आपको निकालनी। एक कक्षा के अंदर कितने अनुभाग हैं भाई? 3 अनुभाग हैं। तो 3 अनुभाग है तो आप लिखेंगे प्रथम कक्षा, प्रथम कक्षा और दूसरी कक्षा। मैं तो 2 ही निकालूंगा क्योंकि मुझे तो A2 - A1 से D निकालना और एक प्रथम पद निकालना। और प्रत्येक में कितने अनुभाग हैं? 3 है। तो पहली कक्षा वाले 3 अनुभाग हैं तो कितने पेड़ लगाएंगे? 3। 1 + 1 + 1 = 3। दूसरी एक अनुभाग वाले कितने पेड़ लगा देंगे? 6। मुझे तो आप ये बात बताओ, पहली कक्षा वाले 3 पेड़ लगा रहे हैं, दूसरी कक्षा वाले 6 पेड़ लगा रहे हैं। ये बात बताओ, ये बात समझ में आई या नहीं? ये बहुत जरूरी है, यहाँ से अब एपी बढ़ना शुरू हो जाए, क्योंकि मुझे 3 + 6 लिखना और कक्षा 12 तक जाना है। सम निकालना, मैं निकाल दूँ। भाई प्रथम कक्षा वाले कितने पेड़ लगा रहे हैं? एक अनुभाग 1 ही लगा रहे हैं। तो प्रथम कक्षा में 3 अनुभाग नहीं है क्या? मैं लिख देता हूँ अनुभाग भी कितने, सेक्शन कितने बना रखे हैं? 3। फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन और थर्ड सेक्शन, ये 3 सेक्शन आपके सामने बना रखे। तो 3 प्रथम सेक्शन, प्रथम कक्षा का 1 अपनी कक्षा के बराबर, दूसरे वाला भी 1 पेड़ लगे, तीसरा सेक्शन भी, टोटल 3 पेड़। प्रथम कक्षा का हिस्सा कितना हो गया पेड़ों में? 3। दूसरी कक्षा का पहले वाले कितने लगाएंगे? 5, 2, दूसरी वाले भी 2 और तीसरी वाले 2। ऐसे ही करके अगर 6 क्लास की बात करें तो पहला अनुभाग भी 6 पेड़ लगाएगा, दूसरा अनुभाग भी 6 पेड़ लगाएगा, तीसरा अनुभाग भी 6 लगाएगा, टोटल 18 पेड़ नहीं लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। आप लिखेंगे अतः, अतः एपी बराबर, एपी बनेगी 3 + 6 ऐसे ऐसे करके 12 तक। बात आई या नहीं है समझ में? बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल से। केवल भाषा पढ़नी है आपको, एक लैंग्वेज दे रही कि उसको समझना।
पहली कक्षा वाले 3, दूसरी कक्षा वाले 6, तीसरी कक्षा वाले 9, चौथी कक्षा वाले 12, पांचवी वाले 15, छठी वाले 18, ऐसे लगाते 12 कक्षा तक लगाना और कुल निकालना। इसका मतलब आपको ऐसे निकालना। पहले 3 चीजें आपको दे रखी है वो लिख दो। एक आपको दे रखा प्रथम पद जिसको ए बोलेंगे, वो कितना है 3। एक हम बोलेंगे इसको सार्व अंतर जिसको हम डी बोलेंगे, और सार्व अंतर का मतलब A2 माइनस A1। A2 का मतलब 6 माइनस A1 का मतलब 3, तो डी का मान कितना आ गया 3। और पदों की संख्या n बराबर कितना है 12। पहली बात तो आप ये बता दो, यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई क्या? प्रत्येक अनुपात कैसे पेड़ लगाएगा? चलिए सर, अब एस एन का सूत्र लगा दें। एस एन बराबर n बटा 2 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। ये काम होने वाला बिल्कुल। तो एस एन बराबर n का मान कितना है 12, क्योंकि कक्षा 12 है ना, 12 समझ में आ गया ना, कक्षा 12 तक जाना आपको, ठीक है। और 2 गुणा a का मान कितना है 3 प्लस n का मान है 12 माइनस 1 और d का मान कितना है 3। ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है ना, बिल्कुल। तो यहाँ से अगर यहाँ n का मान भी 12 ही हो गया तो s 12 निकाल रहा हूँ, 12 कक्षाओं के पेड़ों की संख्या निकाल रहा हूँ। तो ये बन जाएगा साहब s 12 बराबर 12 बटा 2 का मतलब 6 हो जाएगा। इसको इससे गुणा करोगे 6 प्लस 12 में से 1 जाएगा 11 और गुणा में बच जाएगा 3। तो s 12 बराबर ये बच जाएगा 6 और 6 प्लस 33 हो जाएगा। तो s 12 बराबर 6 गुणा ये 39 है, 39 हो गया। तो s 12 बराबर 54 हो जाएगा, 54 5 6 18 और 5 23 234। एक लाइन लिखनी है, वाली लिख देता हूं। अतः कक्षा 1 से 12 तक विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या 234 होगी। क्या ख्याल है आप लोगों का? बताओ, सिंपल सवाल है या नहीं? इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता भाई, खत्म है राम कहानी। बोलो, पहली बात तो यहां तक बताओ, एक बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। आपको एक एपी बनानी, एपी बनाने के बाद तो प्रथम पद सार्वंतर n का मान आके गुणा बा करना, ये एपी है। पहले वाले 3 लगाएंगे क्योंकि प्रथम कक्षा 1 पेड़ लगा रही, लेकिन एक के अंदर सेक्शन कितने? पहली कक्षा में सेक्शन 3 है ना, तो 1 1 1 तीनों सेक्शन मिलकर 3 पेड़ लगाएंगे। दूसरी कक्षा वाले 2 पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन सेक्शन 3 है, तो पहला सेक्शन 2 लगाएगा, दूसरा सेक्शन 2 लगाएगा, तीसरा सेक्शन 2 लगाए, तो टोटल 6 पेड़ लगा दें। और हमें 2 बहुत है, तीसरे के निकालने की जरूरत नहीं, और 12 तक है। तो ये ए का मान, इसमें से ये करेंगे डी आ गया, ये एन का मान आ गया, बाकी काम खत्म। 234 पेड़। आप चाहे यहाँ अगर रत्ते वाला लाइन नहीं लिखते हो तो यहाँ पर भी 234 पेड़ लिख देते तो आपका उत्तर आ जाता। हाँ जी सर, कोनो दिक्कत किसी लालो और लाली को? अगर दिक्कत हो तो बोलो। 234 उत्तर एकदम सही। तो ये हमने कर लिए 3 सवाल, 15 16 17, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, 7-8 मिनट लग रहे हैं, हो जाएगा आराम से। तो बढ़िया तरीके से आप एक बार इसको देखो। अगले स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अभी हमने 17 नंबर कर लिए थे, 3 क्वेश्चन कर लिए, 3 और करने, 18 19 और 20 और प्रश्नावली हो जाएगी खत्म। ठीक है, और अगला जो चैप्टर हम करेंगे वो त्रिभुज नहीं करके चैप्टर नंबर करेंगे 7। त्रिभुज करेंगे इस साल का सबसे लास्ट में चैप्टर, 7वें के बाद लगातार चलेंगे 14वें चैप्टर तक, प्रायिकता होने के बाद 6ठा चैप्टर लास्ट में करें। उसके पीछे का रीजन है थोड़ा सा एक बोरिंग चैप्टर है, अलग से लास्ट में कर लेंगे, ताकि जब लास्ट में करवाऊंगा ना आपको बोर्ड से पहले तो आपको क्या हो जाएगा, चीज़ें याद रह जाएगी उस समय। ठीक है, बाकी मैं नवंबर तक या 15 दिसंबर तक पूरा सिलेबस करवा दूंगा, वैसे नो टेंशन रहो। ठीक है, आप थोड़ा सिलेबस इस चित्र को ध्यान से देखो, दिखाई दे रहा है ना ये वाला? बिल्कुल, मैं थोड़ा पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान देना। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल स्पाइरल बनाएगा। सर्पिल का मतलब ऐसे चीजें बनाएगी गोल गोल, स्पाइरल वाली नोटबुक आती है ना, वैसा बनाया गया। जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया, आप आकृति देखोगे आपको दर्शाया गया वहां पर।
13 क्रमागत अर्धवर्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, और पाई बराबर लेना आपको 22/7। चलिए सब बढ़िया तरीके से करते हैं। पहले तो आपको कुछ त्रिज्याएं दे रखी है, अर्धवर्त बना रखे हैं, तो प्रथम अर्धवर्त की त्रिज्या दे रखी है। प्रथम अर्धवर्त की त्रिज्या, जिसको प्रथम है तो इसको त्रिज्या को हमेशा आर से लिखा जाता है, R1 बोल दूंगा, और ये है 0.5 सेंटीमीटर। द्वितीय अर्धवर्त की त्रिज्या, द्वितीय अर्धवर्त की त्रिज्या जिसको R2 लिखा गया वो है 1 सेंटीमीटर। मेरे हिसाब से इस बात से कोई दिक्कत है नहीं। आपके स्पाइरल बनाए गए कैसे, मैं बताता हूं आपको। देखो ऐसे कोई बनाए, ऐसे खींचे जा रहे थे, बस ऐसे। आप ध्यान से देखेंगे प्रत्येक बार देखो ये उससे ऊपर ऊपर अर्धवर्त बना, ये देखो ये अर्धवर्त बना, और जिस दिन आप आगे यहाँ आओगे देखो यहाँ है तो ये देखो ये वापस नीचे एक अर्धवर्त बन गया, ठीक है। और जिस दिन वापस यहाँ से यहाँ तक वापस ऐसे है तो ये देखो ऊपर वापस अर्धवर्त बन गया, वापस यहाँ हो गया तो वापस ये अर्धवर्त बन गया। ऐसे कितने अर्धवर्त बनाए गए? टोटल 13 अर्धवर्त बनाए, और टोटल 13 अर्धवर्तों में कितनी लंबाई काम आएगी? अब लंबाई तो अगर आप अर्धवर्त की बात करेंगे, मैं थोड़ा सा अलग से अर्धवर्त बनाऊं तो अर्धवर्त तो कुछ इस प्रकार का होता है जिसके बीचों बीच यहाँ केंद्र होता है, तो ये भी त्रिज्या होती है, ये भी त्रिज्या होती है। अब अगर आप स्पाइरल यानी तार की बात करेंगे तो तार तो पूरा यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट लगाया गया ना, यहां से लेकर यहां तक, मतलब इसमें पूरा ही लगाया गया। और पूरे का मतलब होता है इसकी परिधि ज्ञात करनी। अगर मैं परिधि की लंबाई, सपोज यदि पहला है तो R1 वाला मान लो तो इसकी लंबाई मैं मान लेता हूं L1 है, दूसरा होगा तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी L2, तीसरे की L3, ऐसे ऐसे करके 13 लेना, तो लास्ट वाले की लंबाई कितनी हो जाएगी L13 सॉरी। तो L13 का मतलब है मेरे पास n की वैल्यू कितनी है 13, और मुझे कुल लंबाई निकालनी है, तो मुझे अगर कुल लंबाई निकालनी है तो मुझे S13 ही तो निकालना है, और S13 बराबर या Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d होता। शायद ये बात आप समझ गए होंगे। तो इसका मतलब मुझे कहीं ना कि ए वगैरह की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसा मत समझना ए ये हो जाए, नहीं, ये तो एक त्रिज्या है, लेकिन मुझे तो लंबाई इसमें परिधि चाहिए। और अर्धवर्त की परिधि होती क्या? अर्धवर्त की परिधि होती है πr। पहले बात बताओ ये बात समझ में आई या नहीं? πr ही होते हैं, क्योंकि πr क्यों लगे? केवल r नहीं लगे, r लगने का मतलब है आपने तार इतना यूज किया, लेकिन तार तो यहां पर भी तो यूज हो रहा है पूरा कंप्लीट। और इस चीज को पूरा तार यूज करने का मतलब, पूरा घूमने का मतलब होता है परिधि। और वर्त की, अर्धवर्त की परिधि क्या होती है? πr, क्योंकि वर्त की परिधि होती है 2πr, तो अर्धवर्त की परिधि क्या होगी? πr होगी। तो उम्मीद है ये तो आप समझ गए होंगे। चलिए सब, तो इसको मिटा के बड़े सिस्टमेटिक तरीके से आपको लिखवाता हूँ, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन से। तो ये तो त्रिज्याएं आ गई, ऐसे ऐसे करके त्रिज्याएं चल रही है, ऐसे ऐसे करके 13 तक त्रिज्याएं चल रही है। मुझे पता नहीं 13वीं त्रिज्या कितनी है, छोड़ो उसको। आप तो लिखेंगे चूंकि अर्धवर्त की परिधि, अर्धवर्त की परिधि, ठीक है। तो अर्धवर्त की परिधि होती है πr होती। तो मैं पहले 2 अर्धवर्तों की निकाल लेता हूं, क्योंकि अगर मेरे 2 अर्धवर्तों की लंबाई निकालने का फायदा क्या होगा? मैं अगर पहले की निकालूंगा तो पहले का मतलब हो जाएगा मेरे पास प्रथम पद आ जाएगा, दूसरे का निकालने का फायदा ये a2 - a1 करने से d आ जाएगा, और फिर मैं n का मान 13 है, Sn लगा दूंगा, पूरी लंबाई आ जाएगी, मुझे अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लिखेंगे प्रथम अर्धवर्त की लंबाई, जिसको हम L1 बोलते हैं। L1 है तो πr1 हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले त्रिज्या 0.5 है, ठीक है। तो मैं यहां से L1 बराबर पाई की जगह पाई रहने दो, और वरना चलो पाई का मान भी रख दो 22/7 गुणा में R1 कितना है 0.5, L1 बराबर 22 को 5 से गुणा करोगे 110, यानी 11/7 आ जाएगा। आप गुणा भाग करके देख लो, 11/7 ही है भाई। 22 को 5 से गुणा करने का मतलब होता है 110, एक संख्या छोड़ के 11.0 आएगा, 11/7 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एक और निकाल लो,
दूसरे अर्धवर्त की लंबाई, जिसको हम बोलेंगे L2, वो हो जाएगी पाई R2। तो L2 बराबर पाई की वैल्यू 22/7 और R2 कितना है 1, और L2 बराबर आ जाएगा 22/7। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई समस्या हो, तो बोलो सर है किसी प्रकार की कोई समस्या? बेसिक सा काम हमने किया, मैं वापस समझा दूं। आपको अर्धवर्त दे रखे 13 अर्धवर्त दे रखे जिनकी त्रिज्याएं दे रखी 0.5, 1, 1.5, 2 ऐसे बढ़ती जा रही, हमने 2 लिखी। फिर अर्धवर्त की परिधि क्यों लिखी पाई यार? क्योंकि आपको स्पाइरल जब तार यूज करना होगा ना, ऐसे करके ऐसा पूरा तार, तो वो अर्धवर्त की परिधि में आएगा। और परिधि हम 2 निकाल रहे हैं, पहले की परिधि पाई R1 गुणा भाग करते गए ये आगे। ठीक है, अब आपके पास एक एपी बन गई, आप लिखेंगे अतः एपी बराबर एपी में अगर आप बात करेंगे तो पहले देखो L1 आ जाएगा, फिर ऐसे L2 आ जाएगा, फिर L3 आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके L13 तक आ जाएगा। तो अगर बात करेंगे L1 की लंबाई कितनी, L1 की लंबाई 11/7 है बिल्कुल। अरे योग याद करना, कुल लंबाई का मतलब प्लस ही लगाना, फिर हो जाएगा ये 22/7, ऐसे ऐसे करके कहां तक करना, 13 तक। कहां तक करना है, 13 तक। अगर आप ध्यान देंगे तो आपके पास प्रथम पद मौजूद है इसका। कौन सा पद मौजूद है आपके पास? इसका प्रथम पद। और इसका अगर प्रथम पद ए की बात करें तो वो तो है 11/7। फिर मैं बात कर लूं इसके सारवे अंतर की, सारवे अंतर D बराबर हो जाएगा A2 - A1। सारवे अंतर D बराबर A2 - A1 हो जाएगा, D बराबर 22/7 माइनस का 11/7, इसमें से ये घटा दो, D बराबर 7 एलसीएम लोगे तो 22 - 11/7, D का मान बचेगा 11/7। और पदों की संख्या क्या निकालना है? पदों की संख्या n बराबर, वो आपको दे रखा 13। पहली बात तो आप यहां तक कंफर्म कर लें, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बोलो। जितना क्वेश्चन ने कॉम्प्लिकेटेड किया था, अलग अलग टाइप होते हैं इसको करवाने के, खूब जगह अलग अलग तरीके, मैंने आपको वही एक तरीका करवाया जो सबसे बेस्ट। मैं वापिस समझा दूंगा एक बार, नो टेंशन लो आप। ठीक है, तो आपको कुल लंबाई निकालनी, इसका मतलब SN बराबर n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी हो जाएगा। गुणा भाग करेंगे तो ये हो जाएगा SN की जगह 13, तो ये हो जाएगा n की जगह 13/2, तो 2 गुणा a का मान है 11/7 प्लस n का मान है 13 माइनस 1 गुणा 11/7, d का मान भी 11/7 ही बिल्कुल। तो ये हो जाएगा S13 बराबर 13/2, इसको इससे गुणा करोगे दिया जाएगा 22/7 प्लस का ये हो जाएगा 12 गुणा 11 बटा में कितना 7। उम्मीद है यहां तक कोई समस्या है नहीं। तो यहां के बाद अब बात करेंगे तो S13 बराबर ये आ जाएगा आपके कितना 13/2, फिर ये बन जाएगा आपके 22/7, कितना 22/7 प्लस 12 को 11 से गुणा करोगे तो 132/7 आ जाएगा, कितना 132/7। ये बन जाएगा S13 बराबर, ये बन गया 13/2, इसका 7 एलसीएम आ जाएगा तो ये बन जाएगा 22 प्लस का 132। तो यहां से S13 बराबर 13/2 गुणा ये जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 154 हो जाएगा, 154 बटा में कितना हो जाएगा 7। तो S13 बराबर इसका इसमें भाग चला जाएगा आपके 77 बार। कितनी बार? 77 बार। कहीं मिस्टेक तो नहीं है? चेक कर लेना एक बार वापिस, मुझे नहीं लगता कहीं मिस्टेक होनी चाहिए। बोलो सब, किसी प्रकार की कोई समस्या? बोलो साहब। 13/2 है, फिर ये आपके एलसीएम वगैरह लेके 22/7 प्लस 12 गुणा 11। ठीक है, ये हो गया और कट गया तो ये कितनी बार कट गया 11 बार, तो 13 गुणा 11, तो S13 बराबर 11 33 और ये आ जाएगा 143। कितना आ जाएगा 143। आप लिखेंगे अतः
अतः सर्पिल की कुल लंबाई 143 सेंटीमीटर होगी। ये लो सर, ये हमने सवाल कर दिया। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, वापस समझे सर, मैं कंप्लीट चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान दें थोड़ा सा। आपके पास कोई अर्धवर्त की तरह से कुछ बनाया गया, देखो ठीक है, अर्धवर्त घूम रहा है ऐसे, मैं आपको एक अर्धवर्त बना के घुमा देता हूँ ऐसे। ये है, ये ए है, ये बी है, और इसकी लंबाई L1, ऐसे घूमते घूमते 13 तक घुमा रहा है, और इसका ये केंद्र है O, और इस पहले वाले जो त्रिज्या है वो 0.5 सेंटीमीटर। लेकिन तार केवल बच्चे क्या करते हैं 0.5 + 1 करके ऐसे उत्तर निकालते रहते हैं, वो गलत है, क्योंकि केवल और केवल लंबाई यहाँ यूज नहीं हुई भाई, तार यहाँ यूज थोड़ी हुआ। इस डायग्राम को बनाने के लिए, इस आकृति को बनाने के लिए तार तो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा काम में आया ना, तभी इस तार के शेप की आपने ये आकृति बनाई। और ये इसका मतलब होता है कि ये इसकी क्या कहलाएगी, परिधि कहलाएगी। भाई टोटल घूमने का मतलब परिमाप होता है। आप आयत में क्या पढ़ते हैं, परिमाप पढ़ते हैं, इनका परिमाप नहीं होता, इनकी परिधियां होती है, ठीक है। तो होता क्या है, इसकी परिधि आएगी। हाँ, पहले वाले अर्धवर्त की त्रिज्या 0.5 है, दूसरे वाले की 1 है, तीसरे वाले की वापिस और दे रखी है, तीसरे वाले की आप देखेंगे तो 1.5 है, चौथे वाले की 2.5 है। लेकिन हमें तो मेन मकसद क्या रहता है, प्रथम और द्वितीय से मतलब है। क्यों, प्रथम का मतलब हमारा प्रथम पद हो जाएगा, द्वितीय का मतलब हमारा दूसरा पद हो जाएगा, और दूसरा आने के बाद 8 - 7 करेंगे, सार में अंतर आ जाएगा, और SN निकालना बहुत ईजी हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि कुल लंबाई आपसे पूछेगी। कुल लंबाई का मतलब SN = n/2 2a + n - 1 × d। तो जरूरत पड़ेगी n की, a की, d की, और n तो 13 दे रखा, क्योंकि 13 क्रमागत बोला गया। ऐसे कितने हैं लंबाई में से करते करते घुमाते घुमाते कितनी लंबाई तक निकालना आपको, 13 तक। तो L 13 तक निकालना मतलब 13 आपको N, तो N का मान तो 13 दे रखा। तो पहले हमने लिख दी कि इसकी R1 त्रिज्या मान ली पहले वाले की वो 0.5 है, दूसरे की मान ली 1, ऐसे ऐसे करके 13 तक है, हमें पता नहीं 13वें की त्रिज्या कितनी, उससे कोई मतलब नहीं। और अर्धवर्त की परिधि ये होती, शायद कोई दिक्कत है नहीं, बिल्कुल। प्रथम अर्धवर्त की लंबाई L1, पहले वाले की लंबाई निकालेंगे तो L1 ही आएगा, और L1 निकालने का मतलब यहां से यहां तक लंबाई, तो परिधि, और परिधि होती है πr। पहले वाले की त्रिज्या क्या मानी हमने, R1 मानी, क्योंकि ये त्रिज्या कितनी आएगी, R1। 22/7, R1 का मान 0.5 है, ऊपर लिखा हुआ, गुणा भाग किया 11/7 आ गया। फिर दूसरे अर्धवर्त की लंबाई निकालेंगे, L2 आएगा तो πr2, 22/7, R2 का मतलब 1 है, गुणा भाग करके 22/7। तो यहां से AP बन जाएगी। AP मतलब मुझे अगर कंप्लीट लंबाई की योग निकालना, तो L1 से लेकर मुझे लंबाई का योग कहां से कहां तक निकालना पड़ेगा, 13 तक, 13 तक योग निकालना पड़ेगा। L1 का मतलब है मेरे पास 11/7, L2 का मतलब है 22/7, मुझे L3 से कोई मतलब नहीं, और लास्ट मुझे कितने पदों तक निकालना, 13 पदों तक। तो ये मेरा प्रथम पद हो जाएगा, इसमें से ये घटाऊंगा तो 4वें अंतर आ जाएगा। पदों की संख्या कितनी होगी, 13, गुणा भाग करता गया 143, और ये सेंटीमीटर है टोटल लंबाई। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को क्वेश्चन नंबर 18 में किसी प्रकार की समस्या रही नहीं होगी। सबसे बेस्ट मेथड बताया, खूब यूट्यूब पे आपके लिए क्लासें अवेलेबल है, किसी गाइड में दे रखा होगा, लेकिन जो सबसे शानदार है ना वो मैंने आपको बताया। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या किसी बच्चे को आती भी नहीं। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को क्वेश्चन नंबर 18 बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। इतने खास क्वेश्चंस नहीं, बट एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा, आप फटाफट देख लें, बाकी देख लो, हर बार ऐसा नहीं ऐसा निकालना, ठीक है। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को क्वेश्चन नंबर 18 बड़े तरीके से समझ में आया होगा। अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 19 और 20। 19 में थोड़ा सा आगे का बड़ा क्वेश्चन है, बट 20 में छोटा सा होता है, बड़ा हो छोटा हो हम तो कर लें, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन लिखूंगा ना यहाँ तक क्वेश्चन आएगा, फिर उत्तर ही नहीं आएगा पूरा, देख बड़े हैं क्वेश्चन केवल समझाने के हिसाब से। तो एक बार आप ये करो, अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। पहले तो आप क्वेश्चन को देख लो, वैसे भी आपके हेड डायग्राम में बना हुआ आपकी किताब के अंदर। क्वेश्चन ने क्या बोला है, 200 लट्टों को डेयरी के रूप में इस प्रकार, लट क्या होते हैं, लॉक्स होते हैं, मतलब लकड़ी के कुछ ऐसे होते हैं कि आपको समझाने का, आप ऐसा मान लो ये जैसे मार्कर है ना, ये वर्ड, ये लॉक्स है। अगर इन तीनों चारों मार्करों को ऐसे आपको मिला के बताऊँ ना, तो ये ऐसे होते हैं, देखो आप समझने का प्रयास करना, ये लॉक्स है। अब है ना, अगला जो लॉक्स रखा जाएगा इन दोनों को मिलाकर बीच में ऐसे रखा जाएगा, और अगर एक और रख दिया यहाँ पर तो फिर ये ऐसे रखा जाएगा। देखो अब आप ध्यान से देखो, ऐसे लॉक्स धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाएंगे, मतलब कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात तो आप समझ गए होंगे लॉक्स का मतलब क्या होता है। तो 200 लॉक्स को डेयरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट रखे हुए।
नीचे वाली पंक्ति का मतलब होता है सबसे पहली पंक्ति, और हमारा प्रथम पद हो गया 20 रखे हुए, उससे अगली पंक्ति में 19 रखे हुए, उससे अगली पंक्ति में 18 रखे हुए। देख की आकृति 5.5 में ये 200 लट्टे कितनी पंक्तियों में रखे गए तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्टे। इसका मतलब इस बार एस एन नहीं निकालना, इस बार निकालना एन का मान। तो आपके पास जो साहब एपी बनेगी वो एपी इस प्रकार से बनेगी कि सबसे पहले वाली पंक्ति के अंदर कितने रखे हुए 20, 20 के बाद कितने रखे हुए हैं 19, 19 के बाद कितने रखे हुए 18। ठीक है, ऐसे ऐसे करके टोटल कितने हैं, इनका योग कितना है, टोटल 200, कुल कितना है 200। मुझे इसका पता नहीं, लास्ट वाली पंक्ति में जब योग करोगे 200 लट्टों को इस प्रकार रखा गया, टोटल जो योग है ना वो कितना है 200। चलिए सर, तो अगर बात करें यहां से तो मुझे n का मान निकालना। अगर मैं बात करूं इसके प्रथम पद की, किसकी बात करूंगा, प्रथम पद की a की, वो तो 20 है आपके सामने बिल्कुल, और सार्व अंतर जिसको d बराबर a2 माइनस a1 बोला जाता है। a2 का मतलब 19 माइनस a1 का मतलब 20, तो d का मान आ जाएगा -1। शायद यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या है नहीं। और एस एन का मान आपको दे रखा है पदों का योग, एस एन बराबर, एस एन का मान आपको दे रखा है 200, ये 200 दे रखा आपको। उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को यहां तक बात समझ आ जानी चाहिए। और कितने हैं ये टोटल, कितने ऐसे पंक्तियों में रखे जा सकते हैं, योग कितना हो जाए 200, तो एन का मान निकालना। और अंतिम ऊपर वाली पंक्ति में कितने रखेंगे, वो ए एन का मान है, एक्चुअल पद जितना है उस हिसाब से निकाल लें। चलिए सर, आप लिखेंगे चूंकि एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस का n-1 इंटू डी, सूत्र होता है। इस एस एन का मान तो आपको 200 दे रखा है, n का मान आपको निकालना n बटा 2, 2 गुणा a का मान कितना है 20 प्लस n का मान कितना है, n का मान तो निकालना साहब, बिल्कुल निकालना, तो n की जगह n रखो। और d कितना है, d हो जाएगा -1। तो यहां से अगर बात करूं 200 बराबर n बटा 2, इनको गुणा करोगे तो 40, n को -1 से करोगे तो माइनस का n, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1। ये इधर 2 गुणा करवा दो तो ये तो हो जाएगा 200 गुणा में 2, n को अंदर गुणा करवाओगे तो सॉरी, एक बार काम करो, एक बार थोड़ा अंदर सोल्व कर लो पहले, n बाहर रहने दो, 40 से कितना हो जाएगा 41 माइनस का n, तो ये तो बन जाएगा 400 बराबर, इसको इससे गुणा करोगे तो 41n, इसको इससे गुणा करोगे तो माइनस का n²। एक काम करो, इन दोनों वैल्यू को इधर ले आओ, तो माइनस का n² इधर आएगा, प्लस का n², प्लस का 41n इधर आएगा, माइनस का 41n, और प्लस का 400 इधर है, और बराबर 0। और मैंने आपको पहले तीसरे चैप्टर में बोला था, जब जब एस एन का मान दे रखा होगा और n पूछेगा, द्विघात समीकरण बनेगा, इसका मतलब n के मान कितने आएंगे 2। अब किससे करूं, गुणनखंड विधि या श्रीधराचार्य? तो आपको सर श्रीधराचार्य से करूं, उससे सिंपल रहता है, हमें तो वही याद है बार बार। तो a का मान तो कितना है 1, क्योंकि n² का गुणांक 1 है, b का मान कितना है -41, और c का मान कितना है 400। सही बात है ना, बिल्कुल सर। तो n बराबर श्रीधराचार्य क्या कहता है, माइनस का b अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो n बराबर माइनस की जगह माइनस, b का मान है -41 प्लस माइनस b² यानी कि -41 का स्क्वायर माइनस का 4a का मतलब 1c का मतलब हो गया 400। ठीक है, और बटा में हो जाएगा 2 गुणा a का मान, एक वैल्यू रख दी, वैसे भी आप श्रीधराचार्य खूब बार हमने पढ़ लिया, माइनस माइनस प्लस का 41 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 41 का वर्ग कितना होता है, सोचो 41 का वर्ग कितना होता है, मुझे सोच के बताओ आप। तो ये पहली बात तो कितना होता है बताओ, कितना? तो देखो ये तो माइनस का 4 को 1 से करो, ये तो 1600 आ जाएगा, और 41 का वर्ग होना चाहिए शायद 1681, बिल्कुल, और बटा में 2। 41 का वर्ग
1681 होगा, जितना मुझे याद है उतना सही है शायद। 9 बचेगा, 50 होगा और शायद ये यही है। ठीक है, बिल्कुल ये ठीक है। तो n बराबर 41 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 81 बचेगा, बटा में क्या बचेगा 2। तो n बराबर 41 प्लस माइनस 9 बटा में 2। 81 किसका होता है? 9 का होता है। 2 भागों में बांट दो, प्लस का चिन्ह माइनस का चिन्ह। n बराबर 41 प्लस 9 बटा में 2, n बराबर 41 माइनस का 9 बटा में 2। तो n बराबर 50 बटा में 2 और n बराबर 25। n बराबर 32 बटा में 2, n बराबर 16। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो एक जगह गड़बड़ हो गई। आप कहेंगे सर सवाल में हो गई गड़बड़, मैं कहूँगा नहीं। अभी तक हम जब भी मान निकालते हैं तो n का मान एक प्लस आता है और एक माइनस आता है। तो एक प्लस वाले को हम पॉसिबल कहते हैं, माइनस वाले पॉसिबल कहते नहीं, क्योंकि n एक प्राकृत संख्या होती है और प्राकृत संख्या माइनस में होती नहीं। लेकिन यहाँ दोनों ही मान आ गए। अब दोनों में से है कोई एक ही, क्योंकि जब वो डेयरी बनाओगे ना, ऐसे इस प्रकार की डेयरी बनाओगे तो वो डेयरी तो एक के रूप में बनेगी, दो बार तो बनेगी नहीं। अब या तो n का मान क्या होगा 25 या n का मान होगा 16। इन दोनों में से कोई ना कोई एक होगा। आपको उसे फिर पता कैसे करेंगे? तो इसने पूछा गया अंतिम पंक्ति में कितने रखे जाएंगे। अंतिम पंक्ति का मतलब है पहले मुझे a16 निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? a16। या पहले 25 आया तो पहले a25 निकाल दो, कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई निकालो चाहे a25 निकालो। और a25 का मतलब हो जाएगा a प्लस का 24d। ये डिसाइड कर देगा भाई, अभी n का मान चिंता मत करो। तो यहां से हो जाएगा a25 बराबर, a का मान तो है 20 आपके पास, प्लस का 2 गुणा d का मान कितना है माइनस का 1। और ये 2 है या 24 है? 24 है ना भाई। 24 गुणा d का मान माइनस 1। तो a25 बराबर 20 प्लस माइनस माइनस ये 24 हो जाएगा। अब बताइए यहां से माइनस का उत्तर आ रहा देखो, और वो भी माइनस का 4। और माइनस के 4 लोग थोड़े रख सकते हैं। कोई लट वगैरह लकड़ी जो है, लकड़ियों की संख्या कोई माइनस में थोड़ी हो सकती है, ये तो पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, तो अभी एक बार और a16 वाला भी चेक कर लेते हैं। a16 बराबर होता है a प्लस का 15d। a16 का मतलब होता है a प्लस 15d। तो a16 बराबर a का मान 20 प्लस का 15 गुणा d का मान माइनस 1। तो a16 बराबर 20 प्लस माइनस माइनस का 15। तो a16 बराबर कितना आ जाएगा 5। हाँ ये बात सही है, 5 रखे जा सकते हैं, माइनस नहीं रखे जा सकते। तो ये तो हो जाएगा, ये संभव नहीं। अतः लटों की संख्या 16 है तथा अंतिम पंक्ति में 5 लट्टे रखे गए। हेलो सर, खत्म। अंतिम पंक्ति या ऊपरी पंक्ति एक ही बात है, सबसे लास्ट वाली पंक्ति में ऊपरी पंक्ति एक ही बात होती। आप समझ ले आराम से, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं। टोटल 200 लॉक्स की बात कर रहे हैं। लॉक्स मतलब लट जो बात होती है, कोई लकड़ियों की है, लकड़ियों के तरह का कुछ सेब बना रखा है। तो पहले वाली पंक्ति उसने कहा हम 20 रख रहे हैं, ऐसे देखो कम होते जा रहे हैं ना। तो वो कह रहा है पहले 20 रखे, फिर 19 रखे, फिर 18 रखे, फिर ऐसे ऐसे करके टोटल लास्ट वाली पंक्ति में कितने रखेंगे? अंतिम पंक्ति में 5 रखेंगे और शुरुआत वाले में 20 रखेंगे। और सीधा तो कोई पता लगेगा नहीं। ऐसे तो आप चाहो तो कम करते जाओ, चाहे कितना योग 200 करो, लेकिन टोटल कितने हैं? 200। तो a का मान है, d का मान है, sn का मान है। और जब जब sn दे रखा है n निकालना, तो द्विघात समीकरण बनेगा श्रीधराचार्य लगा, n के दोनों ही मान आ गए। अब दोनों मान में पता नहीं कौन सा होगा, या तो अंतिम पंक्ति के अंदर 25 रखे गए या अंतिम पंक्ति के अंदर 16 रखे गए। जो 25 निकाला तो 25 में कितने आ रहा है? 25वीं पंक्ति के अंदर -4 आ रहा है, लेकिन कोई लकड़ियों की संख्या -4 होगी नहीं। फिर हमने अंतिम पंक्ति में 16वीं पंक्ति देखी, पंक्तियों की संख्या 25 नहीं हो सकती, पंक्तियां तो 16 ही होगी, क्योंकि 25 में -4 रख रहा है, पंक्तियां खत्म होगी, ये संभव नहीं पूरा। तो 16 निकाला तो 5 है। हाँ, कि ये कह रहा है 16 पंक्तियां हो सकती है, और 16वीं वाली पंक्ति में कितनी लकड़ियां रखी गई? लोग कितने रखे हुए? 5 रखे। अतः लटों की संख्या 16 है तथा अंतिम पंक्ति में 5 लट्ठे रखे गए। खत्म। मैं तो हमेशा ही आपको यही बोलता हूँ, एक
अभी 16वां सवाल पहले करवाया था, वो एक ढंग का सवाल है। बाकी आपकी इच्छा हो तो मिला लेना, नहीं इच्छा हो तो कोई जरूर नहीं। सवाल आपको चाहे किसी बोर्ड से हो, आपको सवाल संख्या 14 तक मिल जाएगा, फाइनल गारंटी है मेरी। आप देख लेना वो बात, सवाल संख्या 14 तक आपको मिल जाए। 14 तक 5.3 के जो 14 सवाल है ना, उससे बाहर एक सवाल भी नहीं जाएगा, देख लेना। और उसमें भी वो 4 से लेकर जो 14 सवाल दे रखे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक सवाल आपको बोर्ड में सीधा सीधा जो बड़ा सवाल जिस बोर्ड में भी आता है वो आ जाएगा आपके। ठीक है, मैं छुड़वा नहीं सकता, एज ए टीचर मेरा काम तो है, मैं ये नहीं कह सकता नहीं करवाया, तो मैं तो कभी ना कभी आप एक बार देखेंगे तो हो जाएंगे, ज़्यादा कोई मुश्किल काम है नहीं। तो एक बार बढ़िया तरीके से ये देखो। अंतिम सवाल एक और बचा है, फिर 5.3 क्या हो जाएगी आपके खत्म, और नया चैप्टर शुरू करेंगे बढ़िया जोश और जुनून के साथ। चैप्टर तो भले ही टाइम भले ही लग रहा है, इसके अंदर टाइम तो खूब लग रहा है, लेकिन चीज़ें भी तो करवा रहा हूँ ना, कंसेप्ट, नोट्स, एग्जाम्पल, क्वेश्चंस। कोई कहता सर 20 25 दिन थोड़ी लगते हैं, किसी को 10 दिन लगते हैं, तो वो कितना करवा रहे हो तो आप वो देखो ना पहले। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। एक सवाल और बचा है, वो करते हैं अगली स्लाइड में। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपके प्रश्नावली 5.3 का लास्ट क्वेश्चन है। आपके सामने एक डायग्राम बनाया गया, डायग्राम के ऊपर बाद में आता हूँ, पहले भाषा पढ़ाता हूँ, सवाल को पढ़ें एक बार। एक आलू दौड़ में, आलू दौड़ का मतलब ये जो पॉइंट नहीं है, ये आलू रखे हुए यहाँ पर। ठीक है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई, प्रारंभिक स्थान के ऊपर एक क्या रखी हुई, बाल्टी रखी हुई। ठीक है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। ये जो बाल्टी है, ये आलू है, ध्यान रखना, ये सारे के सारे क्या है, पॉइंट नहीं है, ये आलू रखे हुए। इस पहले वाले पॉइंट से कितने मीटर की दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा हुआ है। मतलब पहले वाला तो 5 मीटर है, फिर ये और ये आलू के बीच की दूरी कितनी है, पहले और दूसरे आलू के बीच की दूरी कितनी, 3 मीटर। दूसरे और तीसरे आलू के बीच की दूरी कितनी होगी, 3 मीटर। चौथे और पांचवें आलू के बीच की दूरी भी कितनी होगी, 3 मीटर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए। टोटल कितने आलू रखे गए, 10। मैंने 3 रखे, 7 यहाँ और रखे गए। ठीक है, और यहाँ एक कोई लड़की खड़ी है। अब डायग्राम तो जैसा बना है वैसा समझ ले। गणित वाले टीचरों को डायग्राम थोड़े कम ही बनाने आते हैं, वरना तो हम बायोलॉजी ले लेते हैं। सोचो इतने ही आते हैं डायग्राम, है ना। तो ये हो गया, इस रेखा पर 10 आलू रखे गए। देखिए आकृति 5.6 बढ़िया तरीके से आप देख लो, आपको नजर आ जाएगा। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, इस बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, इस आलू को उठाएगी। पहले एक एक आलू को उठाना, ऐसा नहीं साथ में ही गई सबको उठा के किसी बॉक्स में डाल के लेके आगे, नहीं। दौड़ का मतलब होता है रूल रेगुलेशन, नियम काम आएंगे। नियम में ये लिखा गया है, प्रतियोगी यहां खड़ी है, यहां से इस आलू को उठाएगी, इस आलू को उठाकर इस बाल्टी में डालेगी, फिर यहां से चलना प्रारंभ करेगी, दूसरे आलू को उठाएगी, फिर वापस फेंकना भी नहीं है, वापस बाल्टी के पास, तीसरे आलू को। मैं पूरी बात समझा दूंगा, एक एक कंसेप्ट। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वैसा तब तक करती है जब तक ये सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। 10 के 10 आलू डालने के हर बार प्रतियोगी एक एक आलू उठाना, एक आलू उठाओ बाल्टी में डालो, वापिस आओ, दूसरा आलू उठाओ वापिस बाल्टी में डालो, वापिस आओ, तीसरा आलू उठाओ, तीसरा आलू बाल्टी में डालो। इसमें प्रतियोगी कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, कुल दूरी का मतलब होता है एसएन ज्ञात करना। पहली बात तो मैं आपको एक बेसिक सा सवाल पूछता हूं। मैं अगर एपी की बात करूं ना, तो एपी बनेगी मेरे पास 8। समझने का प्रयास करना, सॉरी, जो एपी बनेगी ना वो बनेगी मेरे पास 10 प्लस का 16 प्लस का 22 प्लस कितनी बार होगा ऐसा काम, 10 बार। आपको सर ये कैसा है, पंच दे रखा आपने, कैसे समझने का प्रयास करें। आप यहां खड़े हो, आप यहां से चलना प्रारंभ करोगे, इस आलू को उठाओगे, आप यहां से यहां तक कितने दूरी चलकर गए, 5 मीटर। तो भाई इस आलू को उठाकर लाने के लिए बाल्टी में वापिस भी तो आओगे ना 5 मीटर चल के। तो 5 जाने का और 5 आने का, 5 गए 5 आए, तो टोटल पहले आलू को उठाने के लिए आपने दूरी कितनी तय की है। ये पहले आलू को उठाने की बात हो रही, ये दूसरे आलू को उठाने की बात हो रही, ये तीसरे आलू को उठाने की बात हो रही। तो पहले आलू को उठाकर उस बाल्टी में रखने के लिए उस लड़की द्वारा जो दूरी तय की गई वो 10 मीटर है, क्योंकि 5 जाने का होगा तो 5 वापिस आके, कोई फेंकना नहीं है, कोई साथ में आलू नहीं उठाना, रूल है। रूल का मतलब यह है कि ये सपोज दैट कोई आप यहां हो और यहां आना, तो आप यहां से यहां हो गए, वापिस यहां से यहां आकर ही आपको प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। तो जितना दूरी गए उतनी दूरी वापिस आए या नहीं आए। तो 5 मीटर आपने पहले आलू को, मैं थोड़ा अलग अलग बना देता हूं। यहां पर ये आलू है, यहां पर देखो ये आलू है, ये भी आलू है, ये भी आलू है, ठीक है। तो पहला तो हो गया 10,
फिर अगला 16 क्यों हुआ सर? बिल्कुल पहला आलू उठ गया ना, बिल्कुल उठ गया, पहले आलू के ऊपर राइट लगा तो पहला आलू हो गया। फिर वो वापस यहीं पहुंच गई, यहां से वापस वो चलना प्रारंभ करेगी, यहां से चलते 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 इस दूसरे वाले आलू के पास पहुंचेगी, इस आलू को उठाना। लेकिन इस यहां तक पहुंचने के लिए, इस आलू तक पहुंचने के लिए उसको पहले 5 मीटर चलना पड़ा, फिर 3 मीटर चलना पड़ा। तो इसका मतलब टोटल 8 मीटर की दूरी नहीं हो गई कि अरे यहां से यहां तक पहला आलू उठ गया, दूसरे आलू को उठाने के लिए तो 8 मीटर गई, पहले 5 फिर 3, 5 और 3 8 और 8 और 8 वापिस आई। भाई यहां से यहां इस बाल्टी में रखने के लिए यहां से वापिस आएगी तो दूसरे आलू को उठाने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ी? 16 मीटर। दूसरा आलू भी उठ गया। अब तीसरे आलू की बात, मैं तीसरे की नहीं करूं तो भी ठीक है, क्यों प्रथम पद आ गया, सार अंतर आ जाएगा, एन का मान आ गया, ऐसा निकाल तो भी तीसरा समझा देता हूं। यहां से वापिस वो चलना प्रारंभ करेगी, यहां से चलते 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 यहां पर पहुंचेगी, यहां पहुंचेगी तो 5 और 3 8 और 3 11, तो 11 जाने का 11 आने का, कितना हो गया? ये 3 आलू उठ गए। अब ऐसे हर बार कोई एक एक आलू के लिए कोई जोड़ूंगा थोड़ी, मैं तो केवल और केवल एपी बना दी मैंने, और जिस दिन एपी बन गई है यही काम इंपॉर्टेंट है। अब इसका प्रथम पद ढूंढ लो फटाफट। प्रथम पद ए बराबर 10, सार्वंतर डी बराबर A2 माइनस A1, A2 का मान 16, A1 का मान 10, डी बराबर कितना आ जाएगा? 6। पदों की संख्या आपको दे रखी, बस पहली बात तो बताओ, यहां तक सारी कहानी अगर खत्म है तो फिर सवाल हो गया SN का फॉर्मूला लगाना। एपी बनाना बहुत जरूरी है। इसने हिंट दिया लेकिन हम कोई हिंट को यूज नहीं कर रहे, उसने 2 शेर पता नहीं कैसे किए, मैं आपको वो नहीं समझा रहा। SN का सूत्र लगा दो, n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी। चलिए सर, तो s की जगह ऐसे रह जाएगा और n कितना है? 10, तो 10 आलुओं का योग निकालना, तो n का मतलब 10/2, तो ये हो गया 2 गुणा a का मान 10 प्लस 10 है ना a का मान, और n का मान 10 माइनस 1 और d कितना आ गया? 6 आ गया। तो s 10 बराबर 10/2 का मतलब 5, इसको इससे गुणा करोगे तो 20 प्लस का ये 9 गुणा 6 है भाई, 9 गुणा 6, तो s 10 बराबर ये 5, ये हो जाएगा 20 प्लस ये 54, तो आप लिखेंगे s 10 बराबर ये 5 गुणा ये कितना हो जाएगा? 74, तो s 10 बराबर 5 20, 7 5 35 और 2 37, 370। उत्तर चेक कर रहा हूं एक बार में, बिल्कुल आप लिखेंगे अतः प्रतियोगी को चली गई कुल दूरी 370 मीटर होगी। खत्म, और खत्म, और प्रश्नावली भी क्या? खत्म। यहां प्रतियोगी को नहीं लिखकर प्रतियोगी द्वारा लिख दो, प्रतियोगी द्वारा चली गई कुल दूरी 370 मीटर। केवल एक ही बात समझनी थी, ये 10 और 16 कैसे है? 5 गया, 5 आया 10, फिर 5 और 3 8 गया, 8 आने का 16, और 10 बार काम होगा, 10 आलुओं को उठाना तो 10 बार रिपीट होगा, तो 10 बार हो गया। ए का मान, डी का मान, एन का मान, और एस एन निकालना। अब आप मत कहना सर एन क्यों नहीं निकाला? एस एन तो कुल दूरी का मतलब होता है जोड़ना है भाई, प्लस का चिन्ह है, और प्लस का मतलब एपी के एन पदों का योग ही निकालना। एन पदों का योग मतलब 10 पदों का योग। कैलकुलेशन की 370 उत्तर आ गए। तो उम्मीद है 3-4 दिनों के बाद ही आज वीडियो आया है ना, थोड़ा सा काम की वजह से 12th क्लास की क्लास थोड़ी बड़ी थी, चैप्टर उसको करवाए, बाकी रेगुलर वीडियो आएगा। कल की क्लास में शुरू करेंगे प्रश्नावली 7, छठा चैप्टर नहीं, प्रश्नावली 7, चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। क्या गजब का चैप्टर है। 2 लेक्चर तो मुझे पहले भाषा को करवाने के लिए लगे, 2 या 3 जितने भी बनेंगे, मैं उसमें बहुत ज्यादा बातें बताने वाला हूँ, क्योंकि 9th क्लास में भी होता है और बहुत शानदार चैप्टर है। फिर प्रश्नावली 7.1 7.2 है, सिंपल सी है, ज्यादा कोई माता बच्ची वाला काम होगा नहीं आपके लिए। ठीक है, तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ज्यादा कोई खास लेक्चर है नहीं, एक 16वां सवाल है जो ढंग का देख ले, बाकी ऐसे सवाल आने के रेयर चांस है, कभी नहीं आते। करवाए हैं आपको, एक बार रिवीजन कर लेंगे, आपके दिमाग में रहेगा बातें। बाकी 14 तक, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, 14 तक आपके सवाल एक एक चीज कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, गोटे हुए होने चाहिए आपके सवाल 10-10 बार प्रैक्टिस करके। ठीक है, तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बढ़िया तरीके से रिवीजन करते रहिए। कल की क्लास में मिलते हैं प्रश्नावली 7
घनत्व का निर्देशांक ज्यामिति का 7.1 का इंट्रोडक्शन लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।